हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम लोग वर्ब का सेशन 19 देख रहे हैं, डे 19, जिसमें एक नए चैप्टर से हम लोग दो चार होंगे और वो चैप्टर है वॉइस। यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, डिफेंस की तैयारी करते हो, एनडीए, सीडीएस या मेंस पेपर जो भी कुछ लिखते हो, उन सब में वॉइस से पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए जाते हैं। याद रखिएगा, वॉइस चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके दायरे में हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज आप जो कोर्स देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी कुछ आप पढ़ते हैं, जो भी कुछ आप देखते हैं वो अल्टीमेट होता है। हर चैप्टर अपने आप में अल्टीमेट होता है। प्रॉमिस है एम.के. मिश्रा का कि कोई भी क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, यह एम.के. मिश्रा प्रॉमिस करता है। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। बात बनता है वॉइस। हम लोग हिंदी में इसको वाच्य कहते हैं, हिंदी में वाच्य कहते हैं, परंतु वाच्य ऐसा एक वर्ड है जिसका हम हिंदी ही सही नहीं समझ पाते। वॉइस समझने के लिए आपको यह बता देना उचित है कि वॉइस ये दर्शाता है कि किसी एक्शन का सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब किसी सेंटेंस में जो सो कॉल्ड सब्जेक्ट है वो या तो एक्शन का डूअर है कि रिसीवर है। ध्यान रखा जाए कि वॉइस डिनोट्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज द एक्शन और द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, यही तय करने वाला जो एक्टिविटी है उसे वॉइस बोला जाता है। वॉइस डिनोट्स वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है कि सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, यह डिटरमिन करने वाले को वॉइस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही चीज यहां पर दर्शाया जा रहा है कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज एन एक्शन और हैज एन एक्शन डन टू इट। ध्यान रखा जाए, अब यहां पर अभी अभी हमने चर्चा किया कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है कि एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा कि एक्शन को रिसीव कर रहा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, यही चीज यहां पर एक्सप्लेन करके दर्शाया गया कि वॉइस डिटरमिन्स दैट द नाउन और प्रोनाउन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं वाक्य में, इन ए सेंटेंस, इज द डूअर ऑफ एन एक्शन और इट इज द रिसीवर, कि वो एक्शन का डूअर है कि रिसीवर है, यानी एक्शन वो कर रहा है कि एक्शन को भुगत रहा है। ध्यान दिया जाए। अब बात आ रही है वॉइस के बारे में कि वॉइस वाच जो आप पढ़ते हैं ये दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव। ध्यान दीजिएगा, बात बनता है कि जब एक्शन खुद सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी वो डूअर बनता है, तो ऐसी स्थिति में एक्टिव स्ट्रक्चर माना जाता है, वो एक्टिव पॉइंट होता है। जबकि अगर सब्जेक्ट खुद रिसीव करने लगा एक्टिविटी को, एक्शन को, तो वहां पर पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस माना जाता है। सब्जेक्ट एक्शन का डूअर है तो एक्टिव मानेंगे, सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है तो पैसिव मानेंगे। इसको समझने का बहुत बढ़िया तरीका देखिए। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय, चंचल। तो जिस एक्शन में सब्जेक्ट खुद सक्रिय है, खुद हरकत में होगा, वो कौन है? एक्टिव है।
जबकि ध्यान दें कि पैसिव का अर्थ होता है शांत, दासवत, गुलाम। तो जब सब्जेक्ट शांत हो जाए, तानाशाही वाक्य में ऑब्जेक्ट की चलने लगे, यानी सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए, डूअर ना होकर, तो ऐसी स्थिति में उसे पैसिव माना जाएगा। सब्जेक्ट एक्टिव है, हरकत में है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। और सब्जेक्ट शांत हो जाए और दूसरे की तानाशाही चलने लगे, यानी सब्जेक्ट डूअर ना होकर एक्शन का रिसीवर हो जाए, तो उसे पैसिव माना जाएगा। ध्यान देंगे, वी कैन मेक अ स्टेटमेंट्स इन टू वॉइसेस। हम लोग स्टेटमेंट दो तरह से जारी कर सकते, दो तरह से प्रस्तुत कर सकते, या तो एक्टिव में या फिर पैसिव में। तो वहां एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का थोड़ा सा यहां डेफिनेशन दर्शाया गया है। कह रहा है कि एन एक्शन दैट रन्स इन द डोमिनेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, वैसा एक्शन जो सब्जेक्ट के प्रभुत्व में, सब्जेक्ट की सक्रियता में, सब्जेक्ट के देखरेख में चलता है, उसको हम क्या माने? तो उसे हम एक्टिव वॉइस माने। राम पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने का काम राम कर रहा है, राम डूअर है एक्शन का, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहें? तो एक्टिव है। जबकि पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, द लेटर इज रिटन बाई राम या इज बीइंग रिटन बाई राम, तो ऐसी स्थिति में लेटर तो नहीं किसी को लिख रहा है, लेटर को लिखा जा रहा है, यानी लेटर लिखा जा रहा है। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट रिसीवर हो गया, लिखने वाला तो राम अलग है। तो जी वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का पोजीशन लेने वाला, सब्जेक्ट के स्थान पर रहने वाला यदि एक्शन को कर रहा है, एक्टिविटी को दर्शा रहा है, तो वो एक्टिव है। और सब्जेक्ट के स्थान पर रहने वाला एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वो पैसिव है। देखिएगा, an active structure, sorry, in active structure the subject is the doer of the action। अभी अभी बोला हूं, राजेश प्लेज क्रिकेट, राजेश क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने का काम राजेश कर रहा है। फिर करें कि सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गीत गा रही है, तो ऐसी स्थिति में गीत गाने का हरकत वो कर रही है, वो डूअर है एक्शन का। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन बना सकता हूं, तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने का काम मैं कर रहा, तो यहां पर सब्जेक्ट जहां जो जो दिखे वो खुद एक्शन के डूअर हैं, वो एक्शन कर रहे हैं, अतः सारा का सारा ये स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा? एक्टिव। अब पैसिव का बात करते करे कि पैसिव वॉइस है, मैंने अभी अभी कहा कि जिसमें जो सब्जेक्ट का पोजीशन लेने वाला नाउन प्रोनाउन एक्शन का रिसीवर हो जाए, तो वो कौन हो जाएगा? पैसिव। An action that runs in the dominance of the object in a sentence, वैसा हरकत, वैसा एक्शन जो कि ऑब्जेक्ट के प्रभुत्व में चलता हो, उसको पैसिव माना जाता। जो सब्जेक्ट के प्रभुत्व में चले वो एक्टिव है, और जो ऑब्जेक्ट के प्रभुत्व में चले वो पैसिव है। थोड़ा सा ध्यान दें, कह रहा है कि इन पैसिव स्ट्रक्चर द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। पहले भी बता चुका हूं ये बात। अब देखिएगा, पहले था कि राजेश प्लेज क्रिकेट, तो एक्टिव था। अब क्रिकेट को ही फ्रंट पर लाया गया कि क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है बाई राजेश। तो सब्जेक्ट का स्थान लेने वाला जो चीज है, ये क्रिकेट तो नहीं खेल रहा है किसी को, ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनेगा। क्रिकेट खेला जा रहा है, यानी ये खुद रिसीवर हो गया एक्शन को, एक्शन का, तो ये पैसिव माना जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, पहले था कि सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ऐसी स्थिति में सी सब्जेक्ट था और वो खुद गीत गा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि वो एक्शन का डूअर बन रही है और सब्जेक्ट के पोजीशन पर है और डूअर है, तो उसे एक्टिव माने। अब की बार बात आया कि यदि ए सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग, इसका मतलब है कि सॉन्ग जो है वो रिसीवर हो गया एक्शन को, एक्शन का, कि गीत गाया जा रहा है, तो अब बात बना है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मी,
क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है मेरे द्वारा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं तो एक्टिव है। अब क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है मेरे द्वारा, अब क्या हो गया, पैसिव हो गया। इससे साफ साफ बात बनता है कि सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव है, सब्जेक्ट रिसीवर है तो पैसिव। एग्जाम में मोस्टली यह देखा जाता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने का क्वेश्चंस आते हैं। कुछ पैसिव से एक्टिव भी आते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि एक्टिव टू पैसिव, और जिस व्यक्ति को एक्टिव से पैसिव बनाने आ जाएगा उसी का अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो काम करने लगेगा तो पैसिव से एक्टिव भी हो जाएगा। देखा जाए, आपको मैं दो नियम बताने जा रहा हूं। एक तो ट्रेडिशनल नियम होता है, ट्रेडिशनल रूल है जिसके तहत लोग पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, फिर इजेएमआर लगाते, फिर भी3 लगाते, तब बाई लगाते, तब सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट लगाते। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ते हैं या देखने पड़ते हैं। और दूसरा मैं एक आपको तकनीक बताने जा रहा हूं आज, जो कि बहुत आसान तरीका है, वो मेरा खुद का फॉर्मूला होगा आपके लिए, और याद रखिएगा कि उस पर सारा का सारा क्वेश्चन केवल एक मेथड पर बन जाएगा। याद रखिएगा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए केवल 3-4 स्टेप याद रखने हैं, और स्टेप याद रहेगा अपने आप एक्टिव से पैसिव आपके सामने आ जाएगा। मैं उन स्टेप्स का चर्चा करूं, उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल्स है उसमें बेसिक रूल एक है कि पैसिव कहीं भी रहेगा किसी भी वाक्य में, उसका एक ही स्ट्रक्चर आता है, बी फॉर्म प्लस भी3। इसके आगे पैसिव होता ही नहीं है। याद रखा जाए, एकमात्र आपको ऑप्शन मिलेगा, एकमात्र तरीका है, कहीं भी आपको दिखेगा पैसिव तो उसमें यही दिखेगा कि कोई ना कोई बी का फॉर्म रहेगा, उसमें भी3 ऐड हो जाएगा। तो बी फॉर्म प्लस भी3 बराबर पैसिव वॉइस, यही पैसिव है। बी का कोई भी फॉर्म पकड़िए और उसमें भी3 ऐड कर दीजिए, वो पक्का पैसिव होगा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा पहले बी के फॉर्म के बारे में। बी का फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी यहां दिखाया कि बी फॉर्म प्लस भी3 बराबर पैसिव वॉइस। तो बी फॉर्म के दायरे में एम, आर और बी, ये 3 भी1 माने जाते। बी फॉर्म में एम, आर, बी भी1 माने जाते, वॉज और वर भी2 माने जाते, बीन भी3 माना जाता, बीइंग भी4, इज भी5। एम, आर, बी भी1, वॉज वर भी2, बीन भी3, बीइंग भी4 और इज भी5। तो इन बी के किसी भी फॉर्मेट के साथ यदि हमारा भी3 अटैच हो जाए, निश्चित रूप से वह स्ट्रक्चर पैसिव माना जा सकता है। माना जा सकता है क्या, पैसिव ही होता है। कहीं भी अगर पैसिव सेंटेंस आपको दिखेगा तो उसमें बी फॉर्म प्लस भी3 तो पक्का दिखेगा। अगर बी फॉर्म प्लस भी3 नहीं सही है तो समझिएगा कि वो पैसिव नहीं है। एक कॉजेटिव सेंस में केवल गेट से बनता है, एक्सेप्शन है, आगे चर्चा में आएगा। नहीं तो जहां भी आपको पैसिव मिलेगा वहां बी फॉर्म प्लस भी3 मिलेगा ही मिलेगा। यह सब भूमिका था, आगे रूल पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दें। आपको सिंपल बात बता दूं, ये एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप जितना नियम पढ़े हैं अब तक, जितना बचपन से पढ़ते आए हैं, उन सारे नियमों को आप भूल जाइए और एक छोटा सा आपको तकनीक बता रहा हूं, इस तकनीक को फॉलो कीजिए, एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा। आप सभी क्रिकेट का खेल खेले हों
तो जरा सा ध्यान दें, मैं क्रिकेट के खेल के माध्यम से आपको एक छोटा सा जादू का झप्पी देता हूं और आपका पैसिव क्लियर हो जाएगा। आप सभी क्रिकेट खेलते होंगे। मान लीजिए कि मैं एक ग्राउंड बना रहा हूं। मैं एक ग्राउंड बना रहा हूं क्रिकेट का। आशा है कि आप सभी को यह पसंद आएगा। यह हो गया हमारा क्रिकेट ग्राउंड या क्रिकेट स्टेडियम जो माने। इस क्रिकेट स्टेडियम में एक चीज आप देखेंगे कि यदि हमारा ग्राउंड बनकर तैयार हो गया तो सबसे पहले इसमें हम स्टंप और पिच जरूर डालेंगे। तो हमारा स्टंप बन गया। अब खेल को शुरू करने से पहले प्लेयर्स का आना आवश्यक है। तो मान लीजिए यहां पर यह हमारा जो पार्ट है, यहां स्ट्राइकर हो गया, यहां नॉन स्ट्राइकर हो गया, यहां बॉलर हो गया, ये कीपर हो अंपायर हो गया, ये कीपर हो गया। बाकी और भी प्लेयर्स यानी आप फील्डर लगा सकते हैं। और छोटा सा क्रिकेट का गेम याद रखिए, और इसके बाद एक भी आपको वॉइस बाउंस नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला यह स्टेप क्या होगा कि हमारा बॉलर बॉलिंग करेगा। हमारा बॉलर बॉलिंग करेगा तो बैट्समैन कोई ना कोई शॉट खेलेगा, हुक करेगा, पुल करेगा, कट करेगा, स्वीप करेगा, कोई शॉट खेलेगा। तो एक रन लेने के लिए कम से कम पहला स्टेप क्या होगा कि नॉन स्ट्राइकर भागकर स्ट्राइक पर आएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि नॉन स्ट्राइकर भागकर स्ट्राइक पर आएगा। दूसरा स्टेप होगा कि स्ट्राइकर भागकर नॉन स्ट्राइक पर जाएगा, नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर जाएगा, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइक पर जाएगा। देखें, स्ट्राइकर गया नॉन स्ट्राइकर गया स्ट्राइक पर, स्ट्राइकर गया नॉन स्ट्राइक पर। एक बात और जरा सा समझिए कि जब नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर जाएगा तो उसका महत्व घटेगा कि बढ़ेगा? तो नो डाउट बढ़ेगा, क्योंकि पहले वो नॉन स्ट्राइक पर था, स्ट्राइक पर जाएगा तो खेल सकता है, अतः उसका महत्व बढ़ रहा है। महत्व बढ़ रहा है तो किसी भी सेंटेंस का नॉन स्ट्राइकर कौन होगा? ऑब्जेक्ट। उसे स्ट्राइक पर लाएंगे, महत्व बढ़ जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट। वाक्य का नॉन स्ट्राइकर कौन किसको मान सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट को। वो आएगा पैसिव में कहां? तो स्ट्राइक बन जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। जबकि स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइक पर जाएगा तो उसका महत्व घटेगा, और स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइक पर जाएगा यानी एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, प्रायः यह बाई प्लस ऑब्जेक्ट मानिएगा। नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर, यानी वाक्य का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्रायः बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनता है, और भी नियम है, आगे चर्चा करूंगा। नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर आया यानी वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइक पर गया, इसका मतलब है कि वाक्य का सब्जेक्ट पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट उस तरफ चला गया। और ये सब जो प्लेयर्स हैं ये फील्डिंग करेंगे ना, तो इनका भी एक गेम दे दीजिए। बीच में लगाना है बी फॉर्म प्लस V3, बी फॉर्म प्लस V3, पैसिव समाप्त होने जा रहा है। आपको 3 स्टेप केवल पूरे अंग्रेजी में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए लेना है, मात्र 3 स्टेप। इसके बाद एक दो छोटा छोटा टेक्निकल चीज बताऊंगा और आपका पैसिव समाप्त हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस आपके रेंज में आएगा,
पहला स्टेप क्या लेना है, तो नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक। दूसरा स्टेप अब क्या लेना है, तो बी प्लस V3, बी का कोई भी फॉर्म लगाइए, उसमें V3 ऐड कर दीजिए। और तीसरा और अंतिम क्या है, तो स्ट्राइकर को नॉन स्ट्राइक कर लीजिए। मात्र 3 स्टेप लेना है। पहला नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक, दूसरा बी फॉर्म प्लस V3 और तीसरा स्ट्राइक को नॉन स्ट्राइकर बनाना है। अब इसमें छोटा छोटा कुछ टेक्निकल चीज है। पहला स्टेप लिए कि नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक पर लाए। अब बी फॉर्म है, तो इतना में से क्या कोई भी बी फॉर्म लगा दें? हमारे पास बहुत सारे यहां बी फॉर्म दिख रहे हैं, ये सब बी फॉर्म आपको दिख रहा है, तो क्या हम कोई भी बी फॉर्म लगा दें? तो नहीं। मूलतः ऐसा देखने को मिलता है कि बी फॉर्म का वही रूप लगाइए जो एक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ब का रूप हो। एक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ब का जो रूप होगा वही हमारा पैसिव में बी फॉर्म लगेगा। यानी एक्टिव में मेन वर्ब V1 होगा तो बी वर्ब का V1, बी वर्ब का V1। अगर V2 रहेगा तो बी वर्ब का V2, V3 रहेगा तो बी वर्ब का V3, और V4 रहेगा तो V4, V5 रहेगा तो V5। यानी जैसा एक्टिव का मेन वर्ब वैसा बी वर्ब। मूलतः एक जगह आप धोखा खा सकते हैं जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 दोनों यूज होता, तो वहां पर आप अपने IQ से, अपने जानकारी से सिंगुलर प्लूरल के आधार पर उसे इज एम आर को एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा ये पॉइंट डाउट जनरेट कर सकता है कि वहां V1 V5 दोनों लगता है, तो आप अपने अनुसार इज एम आर को सही एडजस्टमेंट दे सकते हैं। नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक पर ले गए, तब आए बी वर्ब के बारे में। तो बी क्या कोई भी लगेगा? तो नहीं, जैसा मेन वर्ब होगा एक्टिव का वैसा पैसिव का बी वर्ब होगा। तब V3 ऐड कर देंगे, तब स्ट्राइक बराबर नॉन स्ट्राइक। एक पॉइंट और यहां पर दूसरा पॉइंट आपको ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान दें। पहला पॉइंट आया कि बी वर्ब कैसा होगा, तो अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। दूसरा आया कि यदि पहले से एक्सिलरी वर्ब या सेट ऑफ एक्सिलरी वर्ब मौजूद रहे, पहले से इज एम आर वाज वेयर कैन कुड में माइट अगर मौजूद रहे वाक्य में, तो उसके सही एडजस्टमेंट के बाद ही बी फॉर्म प्लस V3 आता है। यानी नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक हो जाएगा, तब एक्सिलरी वर्ब या उसका सेट ऑफ एक्सिलरी वर्ब यदि मौजूद रहे तो उसका हम पहले प्रयोग कर लेंगे, तब बी फॉर्म प्लस V3 ऐड करेंगे। एडिशनल पॉइंट में पहला आया कि बी फॉर्म मेन वर्ब के अनुसार, दूसरा आया कि पहले से एक्सिलरी वर्ब मौजूद रहे तो उसके प्रयोग के बाद बी फॉर्म प्लस V3, और तीसरा और अंतिम है इसके बाद सारा गेम समाप्त है कि ओरिजिनल बी फॉर्म एक यहां BE है, एक यहां बी डबल ई यानी बीन में बी है, एक बीइंग में है। ये ओरिजिनल बी फॉर्म यानी बी, बीन और बीइंग, इनका वाक्य में सीक्वेंस मत आने दीजिएगा, इनका सीक्वेंस नहीं होता है पैसिव में। बस इतना ही आपको बताना था, पैसिव समाप्त हुआ। स्टेप क्लियर करने जा रहा हूं, तब अब टॉपिक पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ये हमारा पर्सनल रूल आपके लिए हुआ। जो ट्रेडिशनल रूल है वो भी है आपके कंटेंट्स में, ध्यान रखें। नॉन स्ट्राइक को पहला स्टेप पर स्ट्राइक पर ले जाएंगे, दूसरे स्टेप पर बी फॉर्म लगाएंगे। बी फॉर्म किसके अनुसार? तो एक्टिव के मेन वर्ब के अनुसार। टेक्निकल चीज है कि मेन वर्ब के अनुसार। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इज एम आर को एडजस्ट कर लेंगे अपने अनुसार।
यदि पहले से एक्सिलियरी वर्ब मौजूद रहे तो उसके प्रयोग के बाद बी फॉर्म और तब भीतरी, और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि स्ट्राइकर को नॉन स्ट्राइक पर पहुंचा दीजिए, हमारा इतना ही स्टेप पर टोटल बन जाएगा, एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर, बीच में बी प्लस बी थ्री, स्टेप है कि नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर, तब बी फॉर्म, एक्सिलियरी वर्ब रहे तो उसके प्रयोग के बाद बी फॉर्म, तब बी थ्री, और इसके बाद स्ट्राइकर बराबर नॉन स्ट्राइकर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिएगा, कोई कह रहा है कि सम फैक्ट्स या स्पेशल रूल, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता, हमने इसी को कहा नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक में बदलिएगा। Generally, the subject of an active sentence becomes by plus object in passive. प्राय एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में by plus object हो जाता। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में प्राय by plus object बन जाता। और तीसरा रूल था कि बी फॉर्म प्लस बी थ्री मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, और पी बी प्लस बी थ्री बीच में ऐड कर देना है। यही तो पैसिव का पूरा फॉर्मूला है, मात्र 3 स्टेप में। इसके साथ हमने कुछ टेक्निकल पॉइंट जोड़ा है, देखिएगा। अब थोड़ा सा ढंग से आपको स्टेडियम दिखाता हूं। आप देख रहे हैं स्टेडियम में सारे खिलाड़ी खड़े हैं, और आप यहां स्ट्राइकर को देख रहे हैं, यहां नॉन स्ट्राइकर को देख रहे हैं। आप यहां पर स्ट्राइकर को देख रहे हैं, यहां पर नॉन स्ट्राइकर को देख रहे हैं। यहां से बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है तो फिर स्टेप क्या निकला है, देखिए कि नॉन स्ट्राइकर भाग के कहां गया तो स्ट्राइक पर, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया तो सब्जेक्ट। स्ट्राइकर भाग के कहां आया तो नॉन स्ट्राइक पर, यानी वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहां बाई प्लस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, और बीच में क्या ऐड करना है तो बी फॉर्म प्लस बी थ्री। इसी को स्टेप भी बनाया गया कि पहला स्टेप क्या लीजिएगा तो नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक पर ले जाइएगा। दूसरा स्टेप क्या यूज कीजिएगा तो बी फॉर्म प्लस बी थ्री यूज कीजिएगा, और तीसरा स्टेप अंतिम क्या कीजिएगा तो स्ट्राइकर को नॉन स्ट्राइक पर लेकर आ जाइएगा। यही 3 स्टेप का तो खेल खेलना है। देखिए, इसी स्टेप को क्लियर किया गया है। स्टेप 1 में है स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर क्या बना तो स्ट्राइक हो गया, यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव। स्टेप 2 क्या था तो बी फॉर्म प्लस बी थ्री। बी फॉर्म प्लस बी थ्री स्टेप 2 था। अब नोट कुछ देखिए, जिसे मैं पॉइंट में दर्शाया था कि प्राय बी फॉर्म का वही रूप पैसिव में प्रयुक्त होता है जो एक्टिव सेंटेंस के मेन वर्ब का रूप हो, एक्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 दोनों होता, वो एडजस्ट कर सकते हैं आप खुद। यानी बी वर्ब का वही रूप लगाइए पैसिव में जो एक्टिव के मेन वर्ब का रूप हो, एक्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दें। अब इसी का नोट नंबर 2 भी है जो मैं चर्चा कर चुका हूं। यदि एक्टिव सेंटेंस में पहले से कोई एक्सिलरी वर्ब और सेट्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब की मौजूदगी हो तो पैसिव में उसके सही अरेंजमेंट के बाद ही बी फॉर्म प्लस बी थ्री आता है। उसको सही एडजस्ट कर लीजिए, तब बी फॉर्म प्लस बी थ्री में जाइए। और तीसरा, थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप आपके लिए कौन है कि स्ट्राइकर कहां चला जाता नॉन स्ट्राइक पर, यानी द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस मोस्टली बिकम्स बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन पैसिव स्ट्रक्चर। मोस्टली बोला हूं, और भी हो सकता है। जनरल सेंस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
नोट है कि ध्यान रहे कि किसी पैसिव स्ट्रक्चर में बी, बिन, बीइंग का सीक्वेंस प्रयोग में नहीं आता, इनका क्रम नहीं दिखना चाहिए। चलिए आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कुछ रूल्स, क्वेश्चन, एक्सरसाइज के साथ। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बना है? तो पहला स्ट्रक्चर बना है, फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, तब बी फॉर्म, एक्सिलरी वर्ब रहेगा तो प्रयोग के बाद बी फॉर्म, तब V3, तीसरा अंतिम है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। बस यही स्ट्रक्चर आपको सजा देना है, इतना ही में टोटल बन जाएगा। अब यही स्ट्रक्चर को क्या यहां ग्राफ से बताया गया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो नॉन स्ट्राइक को पहला स्टेप पर क्या कीजिए, तो स्ट्राइक बना लीजिए यानी सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप क्या कीजिए, तो बी फॉर्म प्लस V3 लगा दीजिए वर्ब के अनुसार। अंतिम है कि स्ट्राइकर कहां आ गया, नॉन स्ट्राइकर, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि इतना ही पर टोटल गेम खत्म, पैसिव समाप्त हो गया है। परंतु ये जनरल रूल समाप्त हुआ है, आगे और चर्चा हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन के साथ। अब उन नियमों को देखिए जो हमारे किताब में हमको सिखाया जाता है, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, वही चीज यहां बताया गया कि एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 है, तो यहां इज एम आर प्लस V3 यूज किया जाता है। पहले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तब इज एम आर प्लस V3। तो बताइए इज एम आर भी बी फॉर्म है ना जी, तो बी प्लस V3 हुआ कि ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज एम आर प्लस V4। तो इस स्थिति में हम क्या किए, तो पहले से एक्सिलरी वर्ब रहे तो उसे ज्यों का त्यों रखे, तब बी फॉर्म यूज किए। तो वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप आता है, तो बी वर्ब का चौथा रूप क्या होगा, तो बीइंग हो जाएगा। तो देखिए यहां बी वर्ब का एक्सिलरी वर्ब ज्यों का त्यों जैसा होगा एडजस्ट करेंगे, तब बी वर्ब में बी का V4, तब हो गया V3। परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस V3, तो पहले से एक्सिलरी वर्ब है तो यूज करेंगे ही हैज हैव, और इसके बाद क्या आ जाएगा, तो V3 है, तो बी वर्ब का V3 क्या हो गया, बिन, तब हो गया V3। इसमें हैज हैव बीन प्लस V4, तो देखिए पहले से हैज हैव बीन है, आज यदि V4 के अनुसार बी जोड़ेंगे तो बीइंग हो जाएगा। तो बीन प्लस बीइंग यानी डबल बी नहीं आता, इसीलिए इसका पैसिव नहीं होता। अब एक्सरसाइज देखिए, देखिएगा, रवि ईट्स ए मैंगो। तो पहला स्टेप है कि नॉन स्ट्राइक को कहां लाए, तो स्ट्राइक पर ए मैंगो। अब डायरेक्ट हमको बी वर्ब लगाना है, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, तो बी वर्ब किसके अनुसार, तो मेन वर्ब के अनुसार इट्स V5 है, तो बी वर्ब का V5 क्या हो गया, तो इज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां बी हो गया, तब हो गया V3, तो ईट का V3 ईटन, तो नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर, तब बी, तब V3, तब स्ट्राइक बराबर नॉन स्ट्राइक। रॉबी इज राइटिंग सम पोएम्स, नॉन स्ट्राइकर कौन है, तो सम पोएम्स, इसको ला दिया गया स्ट्राइक पर। पहले से एक्सिलरी वर्ब हो तो उसका सही एडजस्टमेंट करने के बाद ही बी फॉर्म प्लस V3 आता। तो पहले से एक्सिलरी वर्ब इज है, तो सम पोएम्स के आधार पर इज नहीं, तो उसे एडजस्टमेंट किए तो आर हो गया पोएम्स के अनुसार। अब बी फॉर्म लगाइए, तो राइटिंग V4 है, इसके अनुसार बीइंग क्या हो गया, B4, बीइंग हो गया बी का V4, यानी बी वर्ब एडजस्ट कर दिए, तब हो गया V3 रिटन बाई रवि। आगे कह रहा है कि यू हैव डन दिस वर्क, नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक पर लेकर आए। पहले से एक्सिलरी वर्ब कौन है, तो हैव है, तो उसके अनुसार दिस वर्क हैज एडजस्ट कर लिए। अब बी वर्ब लगाना है, तो डन V3 है, तो बी वर्ब का V3 बिन हो गया, तब V3 ऐड कर दिए डन, यानी द वर्क हैज बीन डन बाय यू। नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर, तब बी फॉर्म, एक्सिलरी वर्ब रहे तो उसके बाद बी फॉर्म, और तब V3।
आगे देखिएगा, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क, तो पहले से क्या है, तो दिस वर्क हो गया, मान लीजिए कि दिस वर्क कर दिए। इसके बाद एक्सिलरी वर्ब में कौन है, तो ये सेट ऑफ एक्सिलरी वर्ब हैज बीन। अब बी वर्ब लगाना है डूइंग के अनुसार, तो बीइंग, तो क्या बीन प्लस बीइंग एक साथ आएगा, तो नहीं, मैं बोला हूं कि बी बिन बीइंग का सीक्वेंस प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये डबल बी नहीं आ सकता, इसका पैसिव नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर लिखा है नो पैसिव, क्योंकि इसमें बीन का प्रयोग हुआ है। आशा करते हैं अब स्टेप क्लियर होते जा रहा होगा। अब आप भले एक्टिव पैसिव आप पास्ट फ्यूचर कुछ भी लिखिए, रूल इतना ही है, 3 ही स्टेप है, नॉन स्ट्राइकर, तब बी फॉर्म, तब B3, बस बी फॉर्म प्लस B3, तब स्ट्राइकर बराबर नॉन स्ट्राइकर। ध्यान दें, इसमें देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में V2 है, तो बी वर्ब का V2 क्या हो गया, वाज वेयर, तब क्या हो गया B3, यानी फिर हो गया B प्लस B3। इसमें वॉज वेयर प्लस B4 है, तो ध्यान रखा जाए कि वॉज वेयर पहले से एक्सिलरी वर्ब है, वो तो रहेगा ही, तब बी वर्ब लगाएंगे इसके अनुसार, तो बीइंग, तब B3। हैड प्लस B3 है, तो पहले से एक्सिलरी वर्ब हैड, अब बी वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा B3 के अनुसार, तो बी का बिन, तब फिर B3, अब फिर यहां हैड बीन, तो बीन प्लस बीइंग हो जाएगा नो पैसिव। यही चीज यहां पर आपको समझाया गया। देखिएगा, माई फादर टॉट इंग्लिश, नॉन स्ट्राइक को उठाकर हम स्ट्राइक पर लाए, तो क्या बन गया इंग्लिश। अब हमको डायरेक्ट बी वर्ब लगाना है, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, तो टॉट यहां V2 के रूप में है, तो बी वर्ब का V2 क्या हो गया, वॉच, यानी बी हो गया, तब हो गया डायरेक्ट V3, तो टॉट, इसका V2 भी वही, V3 भी वही, तो इंग्लिश वॉज टॉट, आई स्ट्राइकर बराबर नॉन स्ट्राइकर बाई माई फादर। जॉन एंड टॉम वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो नॉन स्ट्राइकर कौन आया, तो क्रिकेट को स्ट्राइक बना लिए। अब हमको पहले से एक्सिलरी वर्ब क्या है, तो वर है, तो क्रिकेट के अनुसार वर नहीं होगा तो एडजस्ट कर लिए, तो वॉज हो गया। अब बी वर्ब लगाएंगे, तो बी वर्ब लगाएंगे प्लेइंग के अनुसार, तो क्या हो गया बीइंग, तब हो जाएगा V3, प्ले का V3 प्लेड बाई जॉन एंड टॉम। एग्जाम में आपको बहुत कुछ नहीं देखना है, सीधे बी फॉर्म प्लस V3 का जो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होगा उसको पकड़ के आंसर मार देना है। ध्यान दें, आई हैड बीटेन हिम, नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर आ गया, ही, हिम को ही में बदल दिए। इसके बाद पहले से एक्सिलरी वर्ब हैड है, तो हैड को रख दिए यहां, और फिर इसके बाद बी वर्ब क्या हो गया, तो बी वर्ब हो गया बीटेन, V3 है, तो V3 है, तो बी वर्ब क्या हो गया बिन, तब हो गया V3 बीटेन बाई मी। देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो नॉन स्ट्राइकर क्रिकेट हो गया, पहले से हैड बीन है, तब बी वर्ब में बीन के बाद बीइंग हो जाएगा, तो डबल बी नहीं, इसलिए नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बना। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। डबल बी के प्रयोग से बचिएगा, डबल बी पैसिव में यूज नहीं होता है। डबल बी का दायरा में बी, बिन, बीइंग, इनका सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। बाकी तो ऐसे कहिएगा कि आप यहां देखिएगा तो ये भी बी है, ये भी बी है, लेकिन ये एक्सिलरी वर्ब का है, ये बी फॉर्म का है। ध्यान दें, फिर देखिए फ्यूचर का बात आ रहा है, मॉडल्स का बात आ रहा है। शैल विल प्लस V1, तो शैल विल हमारा आ गया, V1 है, तो बी वर्ब का V1, तो बी वर्ब में IMR बी, तीनों V1 होता, तो शैल विल के बाद IMR तो होगा ही नहीं, इसलिए बी वर्ब आ गया डायरेक्ट, तब हो गया V3। इसमें देखिए कंटिन्यूअस का नहीं बनता, इसलिए कि वहां पर भी बी प्लस बीइंग हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस बीइंग हो जाएगा, तो उसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि बी प्लस बीइंग यानी फिर डबल सीक्वेंस हो जाएगा। यहां देखिए शैल विल है प्लस V3, तो पहले यहां एक्सिलरी वर्ब या सेट ऑफ एक्सिलरी वर्ब में क्या है, तो शैल विल है, अब बी वर्ब लगाओगे, V3 है, तो बिन हो गया बी के जगह पर, तब हो गया V3।
मॉडल्स में, टोटल मॉडल्स में फिर यही नियम लागू होगा, मॉडल्स प्लस B1, तो मॉडल्स के साथ फिर वही B प्लस B3, मॉडल्स प्लस है प्लस B3, क्योंकि मॉडल्स के कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी नहीं बनेगा, फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, क्योंकि बिन बीइंग हो जाता। किताबों में इसी आधार पर लिखता है कि केवल 8 ही टेंस का पैसिव बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 का पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसका लॉजिक मिल गया है कि बी का सीक्वेंस नहीं दिखना चाहिए। ध्यान दे, आई शैल टीच माई स्टूडेंट्स, नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक पर लाइए, तो माई स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि माई स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो यहां पर नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक हो गया। पहले से क्या है, तो सेल है, तो माई स्टूडेंट्स के लिए विल लगा दिए, सेल विल एडजस्ट कर लिए। अब टीच V1 है, तो बी वर्ब का V1 क्या हो गया, तो बी, तब V3, तो टीच हो गया। टॉट में स्ट्राइकर बराबर नॉन स्ट्राइकर, तो माई स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाई मी। जो नियम आपको बताया हूं ये एक्सेप्शन नियम है, अल्टीमेट नियम है। आप केवल 3 स्टेप दिमाग में बैठाइए और किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाइए। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक बनाइए, द वर्क पहले से एक्सिलरी वर्ब का सेट है, क्या है, तो विल हैव है, तो उसे ज्यों कहते हुए एडजस्ट कर दिए, द वर्क विल हैव। अब बी वर्ब लगाना है, तो बी वर्ब V3 के अनुसार ये V3 है, तो क्या हो जाएगा, बिन, तब फिनिश्ड V3 बाय देम। रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। आई कैन टीच द वर्ल्ड, तो यहां से नॉन स्ट्राइकर क्या बनेगा, द वर्ल्ड, पहले से एक्सिलरी वर्ब है कैन, अब बी वर्ब लगाना है, एक्सिलरी वर्ब के बाद बी फॉर्म, तो टीच V1 है, तो बी फॉर्म क्या हो जाएगा, बी, तब टॉट V3 बाई मी, द वर्ल्ड कैन बी टॉट बाई मी। यहां वर्ल्ड है, सॉरी। नो वन कुड हैव डिफीटेड अस, नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक पर लाइए, तो अस हो गया वी में, इसके बाद पहले से क्या है, तो कुड हैव, यहां पर आया कि कुड हैव, तो या तो आप बना दीजिए कि कुड हैव बीन डिफीटेड, और नहीं तो नो वन के को ही यहां नेगेटिव में बना दीजिए, तो कुड नॉट हैव, कुड नॉट हैव, इस नो वन को ये यहां नट करके नेगेटिव को हम यहां नट कर दिए कि वी कुड नॉट हैव। तब बी वर्ब क्या हो गया, डिफीटेड के अनुसार ही V3 है, तो बिन, तब डिफीटेड। नो वन को हम 22 के आधार पर हटा भी सकते, नहीं तो कह सकते हैं कि वी कुड हैव बीन डिफीटेड बाई नो वन, ऐसे भी बनाया जा सकता है। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स जरूर समझ में आ रहे होंगे। आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, मात्र ये समझना है कि नॉन स्ट्राइक से स्ट्राइक, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक से स्ट्राइक, तब बी एक्सिलरी वर्ब का या सेट ऑफ एक्सिलरी वर्ब रहे तो उनका प्रयोग के बाद बी फॉर्म, तो V3 और स्ट्राइकर बराबर नॉन स्ट्राइकर। 3 से 4 स्टेप दिमाग में बैठाना। एक्टिव, आई एम टू हेल्प यू, तो यहां से नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक बनाइए, यू के अनुसार आई एम तो होगा नहीं, तो आर में बदल लिए, एडजस्ट कर लिए। फिर आया टू हेल्प, तो ध्यान रखिए टू यहां आ गया, यू आर टू, हेल्प V1 है, तो हेल्प V1 है, तो हम बी वर्ब का V1 क्या लगाएंगे, तो यहां इंफिनिटिव के लिए बी हो गया, यू आर टू बी, तब V3 हेल्प्ड बाई मी। She has to do it, नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक पर उठाइए, तो इट पहले से क्या है, तो हैज टू, अब बी वर्ब लगाइए, तो डू V1 है, तो वहां पर फिर हमारा बी वर्ब आ गया, बी V1, तब हो गया डन V3, बी प्लस V3 बाई हर। आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, देखिए गो ऐसा है जो इंट्रांजिटिव आता है, यदि इंफिनिटिव का पैसिव बनाना पड़े तो बाकी सारे पैटर्न को ज्यों का त्यों सजाइए और इंफिनिटिव का पैसिव बनाइए। तो उसी आधार पर बना कि आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, नॉन स्ट्राइकर क्या बना, तो दिस वर्क, और आई एम गोइंग, ये तो इंफिनिटिव का पैसिव बनाना है, टू डू, तो गोइंग इंट्रांजिटिव है, उसका पैसिव नहीं बनता, तो उसे ज्यों का त्यों सजा लेंगे। तो बना कि दिस वर्क, यहां आई एम गोइंग हो गया, वर्क के अनुसार इज गोइंग टू,
अब हमारा डू V1 है तो बी वर्ब आया तो V3 हो गया, बी डन बाई मी। कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा नियम नहीं लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। ध्यान दें, लिखा है कि ध्यान रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा वैसे एक्टिव जिसमें बी या बिन लगा हो उसका पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपको स्पष्ट हो गया है कि डबल बी नहीं आता, बी बिन बीइंग का सीक्वेंस दिखाई नहीं देना चाहिए। आशा करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, लेकिन यहीं से आप 80% वॉइस का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, देखिएगा। रेखा राइट्स ए लेटर, नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक पर लाइए तो पहले आया ए लेटर। अब हमको बी वर्ब लगाना है क्योंकि पहले से एक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो राइट्स V5 है, बी वर्ब का V5 क्या होना चाहिए? तो इज हो गया, ये बी वर्ब हो गया। अब V3 ऐड करना है तो राइट का V3 क्या हो गया? रिटन बाई रेखा। ध्यान दे, मोहन इज ईटिंग सम बनानाज, तो पहले हम सम बनानाज नॉन स्ट्राइक को उठाए तो कहे कि सम बनानाज, सम बनानाज। पहले से एक्सिलरी वर्ब है तो उसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर देंगे तो क्या हो गया? आर, इज के अनुसार यहां इज है तो बनानाज आर के लिए आर हो गया। अब हमें बी वर्ब लगाना है तो ईटिंग का V4 फॉर्म है तो बी वर्ब का V4 क्या हो गया? बीइंग, तब V3 हो जाएगा ईटन बाई मोहन, बन जाएगा। दे हैव वोन द मैच, तो यहां नॉन स्ट्राइक को उठाइए तो द मैच हो गया। पहले से क्या है? एक्सिलरी वर्ब, तो हैव, तो मैच के अनुसार तो हैव होगा नहीं तो उसे हैज में बदल लेते हैं, तो अब हो गया हैज। अब बी वर्ब लगाइए तो ओन V3 है, V3 है तो बी वर्ब का V3 क्या हो गया? बिन, तब ओन, तब हो गया बाई देम, ये बी प्लस V3। सीता एंड गीता एट सम एप्पल्स, तो यहां आया सम एप्पल्स, सम एप्पल्स। अच्छा, इसके बाद बी वर्ब, सॉरी पहले से एक्सिलरी वर्ब है तो नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट बी वर्ब आएगा। 8 V2 है तो बी वर्ब का V2 क्या होगा? तो वॉज और वर होता है, तो यहां पर हो जाएगा एप्पल्स के लिए वर, बी हो गया। अब V3 लगा दीजिए तो ईट हो गया ईटन, तो हो गया सम एप्पल्स वेर ईटन, तब हो जाएगा कि बाई सीता एंड गीता। नेक्स्ट ध्यान दें, ही वॉज कंप्लीटिंग हिज टास्क, ध्यान दिया जाए तो नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक बनाइए, हिज टास्क। इसके बाद पहले से बी एक्सिलरी वर्ब है तो उसको एडजस्ट करेंगे, तो टास्क के लिए तो वाज सही ही है तो वाज ही रह जाएगा। अब बी वर्ब लगाना है, कंप्लीटिंग V4 है तो उसके अनुसार बी फॉर्म क्या होना चाहिए? तो बीइंग हो गया। अब क्या आ गया? तो V3, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, तब हो जाएगा बाई हिम। यू एंड आई हैड टॉट देम, यू एंड आई हैड टॉट देम, तो देखिएगा नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक पर लाइए तो दे, पहले से एक्सिलरी वर्ब क्या है? तो हैड। अब बी फॉर्म लगाना है, टॉट V3 है तो बी वर्ब का V3 क्या होना चाहिए? तो बिन, बी हो गया। और V3 क्या हो गया? टॉट, दे हैड बीन टॉट बाई यू एंड मी, यू एंड मी। सी विल हेल्प यू, नॉन स्ट्राइकर आया स्ट्राइक पर, बना यू, पहले से एक्सिलरी वर्ब क्या है? तो विल है। अब बी फॉर्म लगाइएगा
तो बी फॉर्म लगाइएगा तो सेल विल के बाद बी फॉर्म में एम आर बी आता है, तो मॉडल और सेल विल के बाद तो एम आर आएगा नहीं, तो डायरेक्ट बी आ जाएगा। तो V1 का फॉर्म बी हो गया, बी प्लस V3, तो हेल्प का V3 हेल्प्ड बाई हर। वी शैल बीट दोज बॉयज, तो यहां दोज बॉयज को उठाइए, दोज बॉयज। अब बोलिएगा कि इनके साथ शैल होगा, तो नहीं होगा, शैल नहीं विल यूज होगा, पहले से एक्सिलरी वर्ब है तो विल एडजस्ट कर लिए। अब बी फॉर्म लगाइए, तो बीट V1 है तो फिर हो जाएगा बी, तब हो जाएगा beaten by us, those boys will be beaten by us। एग्जाम में सही बी फॉर्म लगाना है और V3, उतना ही में आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन निकल जाएगा। I shall have uploaded the video, सीधा बनेगा कि वीडियो, द वीडियो पहले से है विल शैल हैव, तो द वीडियो के अनुसार हो जाएगा विल हैव। अब बी वर्ब लगाइए, तो अपलोडेड V3 है तो बी वर्ब का V3 हो गया बिन, तब हो गया अपलोडेड बाई मी। आप आसानी से इस आधार पर टोटल वॉइस बना सकते हैं। देखिए, मोनू कैन राइड दिस बाइक, तो पहले आप क्या करेंगे कि दिस बाइक को नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक पर लाइए, तो दिस बाइक हो गया। इसके बाद क्या है, तो पहले से एक्सिलरी वर्ब कैन है तो कैन एडजस्ट कर लिए। अब राइड V1 है तो बी वर्ब का V1 बी, और फिर हम क्या करें कि यहाँ राइड एन, तब हो जाएगा बाई मोनू, बी प्लस V3। एवरीबॉडी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहां सबसे पहले हम नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक पर लाए कि द ट्रैफिक रूल्स। अच्छा, तब क्या यूज किए, तो पहले से यहां शुड मौजूद है तो शुड कर दिए। अब बी फॉर्म फॉलो के आधार पर, तब हो जाएगा फॉलोड। हाँ, ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड, नहीं तो खूब कहेंगे तो भाई एवरीबॉडी कहेंगे, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, आगे चर्चा करेंगे। मोती मे डिफीट मी, नॉन स्ट्राइक से क्या आ गया आई, मे हो गया नॉन पहले से एक्सिलरी वर्ब, और फिर यहाँ बी फॉर्म लगाएंगे डिफीट के अनुसार, तो बी, तब हो गया डिफीटेड बाई मोती। यू शुड हैव डन इट, नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक पर उठाइए, तो इट पहले से क्या मौजूद है, तो शुड हैव, इट शुड हैव। अब बी फॉर्म लगाइए डन के अनुसार, तो डन के अनुसार बी फॉर्म क्या होगा, तो हमारा डन V3 है तो बी फॉर्म का V3 बिन हो गया, तब आ जाएगा फिर V3 वही डन, तो बना कि इट शुड हैव बीन डन, तब हो जाएगा बाई यू। रवि मस्ट हैव हर्ड योर नेम, तो यहां से उठाइए कि योर नेम पहले से क्या मौजूद है, तो मस्ट हैव। अब बी वर्ब लगाइए तो हर्ड V3 है तो बिन हो जाएगा, अब फिर बिन के बाद क्या यूज कर देंगे, तो हर्ड बाई रवि। सी इज टू स्टडी दिस रिपोर्ट, ध्यान दें, सी इज टू स्टडी दिस रिपोर्ट, यहां से आया कि दिस रिपोर्ट, और पहले से एक्सिलरी वर्ब क्या है, तो इज टू ये सेट है। अब स्टडी का V1 है तो क्या कर देंगे, तो बी, तब हो जाएगा स्टडीड बाई हर। यहां है एन एप्लीकेशन, यहां है एन एप्लीकेशन, पहले से है वाज टू, एडजस्ट कर लिए। अब राइट V1 है तो बी हो गया V1 में बी फॉर्म का, तब हो जाएगा रिटन बाई हिम। अनिल हैज टू ड्राइव ए कार, नॉन स्ट्राइक से एक कार हो गया, पहले से क्या है, तो हैज टू बना दिए, ज्यों का त्यों रख लिए, और ड्राइव है V1 तो फिर हो जाएगा बी, ड्राइव एन बाई अनिल। दे हैव टू रीड दिस बुक, तो बना दिस बुक हैव
टू को बुक के अनुसार तो हैव लगेगा नहीं, तो एडजस्ट करेंगे तो हैज हो जाएगा कि दिस बुक हैज टू, अतः बी फॉर्म रीड V1 है तो बी रेड, दिस बुक हैज टू बी रेड बाई देम हो जाएगा। सी हैज टू कॉल हिम, यहां से उठाइए तो ही हैज टू पहले से है, ही हैज टू, कॉल V1 है तो बी लगा दीजिए बी फॉर्म में और हो गया कॉल्ड बाई हर। सीता विल हैव टू बोरो सम मनी, सीता विल हैव टू बोरो सम मनी, पहले उठाइए सम मनी, सम मनी पहले से क्या है तो विल हैव टू, विल हैव टू। अब हमारा बोरो V1 है तो बी लगा दीजिए, क्योंकि बी फॉर्म का V1 आएगा तो एमआर आएगा ही नहीं, टू के बाद तो क्या आएगा बी, और तब हो जाएगा बोरोड। सम मनी विल हैव टू बी बोरोड, तब हो जाएगा बाई सीता। अब आपको कंक्लूड कर रहे हैं टॉपिक इसमें, नेक्स्ट सेशन में भी वॉइस ही है। अब इसका एडवांस वर्जन आपको बताया जाएगा, नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर। तब आएगा बी फॉर्म प्लस V3, बी फॉर्म का वही रूप लगाइए जो मूलतः एक्टिव के मेन वर्ब का रूप हो, पहले से एक्सिलरी वर्ब हो या सेट ऑफ एक्सिलरी वर्ब हो तो उसका प्रयोग कर लीजिए, तब बी फॉर्म प्लस V3 लगाइए। और अंतिम स्टेप है कि स्ट्राइकर को नॉन स्ट्राइक पर लेकर जाइए। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वॉइस के ही नेक्स्ट पार्ट में। आप जो कोर्स देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी कुछ पढ़िएगा आप अल्टीमेट पढ़िएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप enjoying, be bold for the examinations. Thank you. Best of luck.